चलो ये यूनिट 5 है ज्योग्राफी की। इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि हम हमारा ज्योग्राफी का पेपर कल ही है। तो यूनिट 5 शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसमें क्या आ गया, वेबनर, एल्फ्रेड वेबनर की थ्योरी भी आएगी इसमें, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एल्फ्रेड वेबनर की थ्योरी क्या बोलती थी कि इंडस्ट्री वहां लगनी चाहिए जहां से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम से कम हो, मतलब मार्केट भी पास में मिले, जैसे कि माल जो है तुरंत बन के बिक जाए, मार्केट में पहुंच जाए, और रॉ मटेरियल जो चाहिए वो भी वहीं पर अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन कम से कम हो, तो वहां पर इंडस्ट्री नहीं चाहिए। तो वो अभी आएगा, हम आगे देखेंगे। अब देखो जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी के तरीके से ये 80% इसमें रिवीजन करेंगे, सिर्फ 20% कोई नई चीज रहेगी। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सेक्टर के हिसाब से जो इंडस्ट्रीज होती है कितने टाइप की होती है, 4 प्रकार की होती है, मैं बता चुका हूँ। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में तुम्हारा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग जो डायरेक्टली मिल जाता है, जिसे प्रोसेस नहीं करना पड़ता, रिवीजन है हमारा ये। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्राइमरी से निकला हुआ माल, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी है वो सेकेंडरी में यूज होता है और फिर इसमें से प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। तो तुम्हारी इसमें मशीन नहीं लगी होती, फैक्ट्री सिस्टम होता है पूरा, और प्राइमरी का फिनिश्ड प्रोडक्ट सेकेंडरी में यूज होता है और फिर यहाँ से प्रोडक्ट निकलता है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री वो हो गई। टर्शरी इंडस्ट्री वो हो गई जो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, कुछ भी नहीं बनाते, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जैसे तुम्हारा हो गया क्या कहते हैं, डॉक्टर हो गए, टीचिंग हो गए, एजुकेशन हो गए, इवन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन कुछ बनाती है, ट्रांसपोर्ट करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो ये जो सारी होती है टर्शरी एक्टिविटीज होती है। क्वार्टरनरी इंडस्ट्री क्या है, हमने हमने शायद सेकंड या थर्ड यूनिट में पढ़ा था इसको। क्वार्टरनरी इंडस्ट्री वो होती है जो कि रिसर्च में काम आती है, रिसर्च और डेवलपमेंट में काम आती है, वो क्वार्टरनरी इंडस्ट्री होती है। इसमें लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जो होती है, और रिसर्च बेस्ड काम जो होते हैं, डीआरडीओ वगैरह हो गया, ये क्वार्टरनरी इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। आई थिंक ये रिवीजन, इतना रिवीजन काफी है। फंक्शन के हिसाब से फंक्शन के हिसाब से इंडस्ट्री 3 टाइप की होती है। बेसिक इंडस्ट्री वो होती है जो जिसका रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री सप्लाई रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल कार बनाना है, ठीक है। कार बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, स्टील चाहिए, आयरन चाहिए। तो आयरन और स्टील कहाँ से आएगा, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री से आएगा। तो तो जो आयरन स्टील की इंडस्ट्री है ये बेसिक इंडस्ट्री कहलाएंगी। इसलिए इंडस्ट्री दैट सप्लाई रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री इज नोन एज बेसिक इंडस्ट्री। एग्जाम्पल आयरन, केमिकल्स और स्टील, ठीक है। ये दूसरी इंडस्ट्री द्वारा यूज होती है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। कंज्यूमर इंडस्ट्री, सिंपल सी बात है, बेसिक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट जाता है कंज्यूमर इंडस्ट्री में। कार क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्री है। तुम्हारे खाने का जो सामान, पैकेजिंग फूड आ रहा है, कंज्यूमर इंडस्ट्री है, ठीक है। इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस गुड डायरेक्टली फॉर द कंज्यूमर, सीधा कंज्यूमर्स के लिए बन रही है डायरेक्टली, दैट इज कंज्यूमर इंडस्ट्री। टेक्सटाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया। अब हो गया लाइट इंडस्ट्री। लाइट मतलब हल्की इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री टाइप का कुछ। इसमें बहुत ही स्मॉल प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल कंज्यूमर गुड, बहुत ही स्मॉल कंज्यूमर गुड बनता है एक घर के अंदर बनने लगे, जैसे प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं घर के अंदर, शॉप्स के अंदर लग जाती हैं। या टेक्सटाइल हो गया, टेक्सटाइल बनने लगता है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनने लगते हैं, उनको लाइट इंडस्ट्री बोलते हैं। इसलिए इंडस्ट्री 3 रोल में है। बेसिक इंडस्ट्री क्या हो गई, जो जैसे आयरन, स्टील और तुम्हारे केमिकल्स, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें क्योंकि आयरन दूसरी कंपनी से द्वारा यूज होगा, स्टील दूसरी कंपनी द्वारा यूज होगा, केमिकल्स दूसरी कंपनी द्वारा यूज होगा, इसलिए इनको बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। दूसरा होगा कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर वर्ल्ड से ही क्लियर है कि ये डायरेक्टली प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के लिए बनाएंगे, जैसे कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फूड के आइटम्स हो गए, इवन कार हो गई, जो डायरेक्टली फैक्ट्री से निकल के आपके यूज के लिए आ रही है। फिर हो गया लाइट इंडस्ट्री, जो कि बिल्कुल क्या कहते हैं, बहुत ही स्मॉल कंज्यूमर सेट के लिए ये प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आप बढ़ते हैं आगे कि ग्लोबल इंडस्ट्री कौन सी है अभी मार्केट में। सबसे पहले ऑयल एंड गैस, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ईरान के साथ वॉर चल रहा है अमेरिका का। आज इंडिया का एक शिप को ना उन्होंने बॉम्ब कर दिया है ईरान ने। तो समझो कि वहां से क्या निकल रहा है, क्रूड ऑयल निकल रहा है। क्रूड ऑयल डायरेक्टली क्या आप गाड़ियों में डालते हो, नहीं डालते हो। क्रूड ऑयल रिफाइनरीज में जाता है, फैक्ट्री होती है,
इंडस्ट्री होती है। रिफाइनरीज में फिर प्योर होता है, फिर वहां से तुम्हारा पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, केरोसिन निकलेगा, एलपीजी गैस निकले, गैस को प्रॉपरली सिलेंडर्स के अंदर फिल किया जाता है निकाल के, उसको प्योरीफाई करके। तो ये पूरी एक इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आगे इंडस्ट्री में एक्सप्लोरेशन आ गया कि कहाँ कहाँ ऑयल है, ऑयल को निकालना, उसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोल, ये सारा कुछ इसके अंदर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर होता है। सबसे ज्यादा ये कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सब सारा लूटा हुआ तेल ये अपना धंधा पानी चलाता है। आ जाते हैं माइनिंग पे। माइनिंग फिर से आयरन और स्टील कहाँ से निकला? जमीन के नीचे माइनिंग करी। कोल कहाँ से निकला? कोल जमीन के नीचे इन्होंने माइनिंग करी। और मिनरल्स हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और बतेरे प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे कैसे मिलते हैं? माइनिंग करके मिलते हैं। तो माइनिंग मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। इवन ऑयल भी क्या हो रहा है? जमीन के नीचे से निकाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। ऑयल एंड गैसेस फ्रॉम द अर्थ इज ऑल्सो कम्स अंडर माइनिंग, ठीक है। तो ये माइनिंग का काम हो गया अपना। अब आगे यूटिलिटीज। यूटिलिटीज मतलब जो हमारे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर पे पूरी कंपनीज बनी हुई है। पानी, जल, सरकार का जल विभाग बना हुआ है, ये पूरी इंडस्ट्री है। गैस की एजेंसीज हैं, आपको पता है। तो ये, और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बोर्ड होता है जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करता है। तो ये यूटिलिटीज है, इसके बिना इंसान का गुजारा नहीं चल सकता। तो ये यूटिलिटीज वाली इंडस्ट्री होती है। तो एनर्जी और एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडस्ट्री में इस टाइप की इंडस्ट्री होती है। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो इंडस्ट्री होती है, उसमें कितने टाइप की इंडस्ट्री होती है। आयरन एंड स्टील हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आयरन एंड स्टील सबसे बेसिक होता है, बेसिक इंडस्ट्री का पार्ट होता है। और चाइना सबसे ज्यादा ये बनाता है, ध्यान रखना। ऑयल ऑयल इंडस्ट्री कहाँ पे सबसे ज्यादा है? क्रूड ऑयल की यूएस में ज्यादा, यूनाइटेड स्टेट्स में। और चाइना में किस चीज की ज्यादा? आयरन और स्टील की ज्यादा है। इंडिया में झारखंड नाम का जो स्टेट है, वहां पर जमशेदपुर है, टाटा का प्लांट वहीं पर है। वो स्टील कैपिटल कहलाता है। स्टील कैपिटल, सबसे ज्यादा स्टील वहीं बनता है, झारखंड में, जमशेदपुर में। झारखंड ऐसा स्टेट है, देखो ये वाला स्टेट है, इसमें जमशेदपुर जो है, यहाँ इसको स्टील कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टील यहीं पर बनता है। अब आ जाओ ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव का मतलब हो गया गाड़ियां, जो गाड़ियां होती हैं उसको बोलते हैं ऑटोमोटिव। मोटिव मतलब होता है मूव करना, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली मूव करना, ठीक है। तो टोटल इसका मतलब हो गया कार वगैरह, कार या गाड़ी, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो जो कार्स हो गई, वो सारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का पार्ट है। तो चाइना सबसे ज्यादा कार्स या ऑटोमोबाइल बनाता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। और पहले क्या होता था? पहले जो जो तुम्हारी कार्स वगैरह बनती थी, ऐसे बनती थी कि एक पार्ट हो गया, उसे मैनुअली सारे के सारे, एक कार पर पूरी एक टीम काम करती थी। मतलब 10 बंदों की टीम है, वो क्या करेगी? पहले पहले कार का चेसिस लेकर आएगी। चेसिस क्या होता है? पूरा उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उस पर व्हील लगाना, इंजन को बिठालना, फिर इंजन के नट बोल्ट कसना, और फिर उस पर पूरा उसका पूरा सिस्टम बिठालना, और उसको कार को बनाना। पहले कार ऐसे बनती थी, ठीक है। एक पूरी टीम एक कार बनाने में लगती थी। लेकिन फिर बाद में हेनरी फोर्ड आए। हेनरी फोर्ड ने इस पूरी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशन कर दिया, रेवोल्यूशनाइज कर दिया। कैसे कर दिया? उसने बनाई असेंबली लाइन। ध्यान रखना, ये वर्ड याद रख लो, असेंबली लाइन। किसने बनाई? हेनरी फोर्ड। असेंबली लाइन क्या होता है? ये एक कन्वेयर बेल्ट होता है। कन्वेयर बेल्ट मतलब, यार कन्वेयर बेल्ट पे चीजें रखी हो या चीजें टंगी हुई हो, हिंज फॉर्म में टंगी हुई हो, ये मूव करता रहता है, ये बेल्ट मूव करता रहता है। और ये मूव करते हुए जो भी पार्ट जिस डिपार्टमेंट में जाएगा, वो अपना अपना काम करके उसको आगे मूव करा देगा। वो बेल्ट बराबर मूव करता रहता है, ठीक है। तो भाई जैसे सपोज कर चेजेस लगाना, तो चेजेस चेजेस पर काम कर दिया, फिर वो बेल्ट आगे मूव करके, तो आगे दूसरी टीम खड़ी होगी, वो अपना काम कर देगी। उसके आगे दूसरी टीम खड़ी होगी, वो अपना काम कर देगी। ऐसे करके अलग अलग बेल्ट अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हुए कार फाइनली बन जाएगी। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक टीम पूरा की पूरी कार स्क्रैच से बना रही है। कन्वेयर बेल्ट मूव करता रहता है। ऑटो, इसी कन्वेयर बेल्ट को बोलते हैं असेंबली लाइन। असेंबली लाइन मूव करती रहती है, और हर टीम अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम उसमें कर लेती है, और आखिरी में प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। ये हो गई। फिर हो गई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें यार जैसे डीएलएफ हो गए, ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं? ये इमारतें बनाती हैं, पुल बनाती हैं, ब्रिजेस बनाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। ये कंपनीज बनाती बड़ी बड़ी इमारतें, या पुल पुल हो गया तुम्हारा, ब्रिजेस हो गए तुम्हारे, रेलवे ब्रिजेस हो गए। ये सारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करती है, ऐसी भी इंडस्ट्रीज होती है।
अब आ जाओ एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल। एग्रीकल्चर सबसे लार्जेस्ट ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला एग्रीकल्चर इंडिया में, हम लोग पढ़ चुके हैं, 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में आज के टाइम पे। टेक्सटाइल के मामले में चाइना इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, सबसे ज्यादा टेक्सटाइल कपड़ा सबसे ज्यादा चाइना एक्सपोर्ट करता है। इंडिया में अहमदाबाद, ध्यान रखना, अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कपड़ा बनता है। इसको इंडिया, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर एक शहर है ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में, ये मैनचेस्टर नाम का शहर है, वहां पर भी कपड़ा बनता है। ठीक है, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है अहमदाबाद सिटी को। और इसी वजह से गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन प्रोडक्ट्स, कपड़ों का, जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो गुजरात सबसे ज्यादा बनाता है इंडिया के अंदर। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है? चाइना करता है। इंडिया में गुजरात करता है, गुजरात में अभी वो भी अहमदाबाद, जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसको याद रख लेना, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता। विच सिटी इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? अहमदाबाद इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, एंड गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ठीक है, खत्म हो गया है। अब आ गए एल्फ्रेड वेबनर थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। ये मैं बता चुका हूँ, खर्चा पानी पर चलेगी ये थ्योरी तुम्हारी। अब ये एल्फ्रेड वेबनर कौन थे? ये जर्मन थे, एक जर्मन इकोनॉमिस्ट, जर्मनी के इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने थ्योरी दी थी 20th सेंचुरी में, इन्होंने थ्योरी दी थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ठीक है, अब आता है प्राइमरी फैक्टर। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री होता है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसके लिए प्राइमरी फैक्टर क्या होता है? द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इज लीस्ट कॉस्ट लोकेशन। ध्यान रखो, आ गई ना बात, लीस्ट कॉस्ट, खर्चा सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम, उसको जहां पर भी इंडस्ट्री सेट हो रही है वहां पर इंडस्ट्री का खर्चा कम से कम होना चाहिए। वेयर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आर द लोएस्ट, इनका मेन फोकस ट्रांसपोर्टेशन पे था। इंडस्ट्री का अधिकतर खर्चा, इन्होंने बोला इंडस्ट्री का अधिकतर खर्चा ट्रांसपोर्टेशन पर होता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन पे काम करो, ट्रांसपोर्टेशन को कम से कम करो। तो इन्होंने ये थ्योरी इस बेसिस पर दी थी। वेट रेशियोज के बारे में बात करी। इफ रॉ मटेरियल वेस्ट मोर देन द फिनिश प्रोडक्ट्स, द इंडस्ट्री शुड बी नियर द रॉ मटेरियल सोर्स। कुल मिला के इन्होंने बोला कि अगर जो आउटपुट है इंडस्ट्री का, समझो, सपोज करो मैं, मेरे पास रॉ मटेरियल आया बनाने का 1 किलो, और मेरा प्रोडक्ट जो बन रहा है वो वो तुम्हारा आधे किलो का बन रहा है, मतलब का रॉ मटेरियल का वेट ज्यादा है फिनिश्ड प्रोडक्ट से। ठीक है, रॉ मटेरियल का वेट जो है वो ज्यादा है फिनिश, ऑब्वियसली यार रॉ मटेरियल का वेट हमेशा ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसी में से तो छटनी करके आप अपना प्रोडक्ट बनाओगे ना। ये हमेशा तुम्हारी बात सही रहेगी कि रॉ मटेरियल का वेट हमेशा ही ज्यादा रहेगा फिनिश प्रोडक्ट से। और जब भी ऐसा रहेगा तो इंडस्ट्री को लोकेट होना चाहिए रॉ मटेरियल के साइट पर, रॉ मटेरियल का जो सोर्स है उसी के पास इंडस्ट्री को होना चाहिए। अगेन ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस ये बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और अगर रॉ मटेरियल, एक और बात, इसी का वाइस वर्सा कि अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट ज्यादा है और रॉ मटेरियल कम लग रहा है उसमें, तो मार्केट के पास होनी चाहिए इंडस्ट्री की, मार्केट तुरंत वो प्रोडक्ट बेच दिया जाए, तुरंत बेच दिया जाए। ठीक है, तो वो मार्केट के पास है। फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में बता देता हूँ, एक इंडस्ट्री है तुम्हारी, वाटर वाटर बॉटल बनाने की इंडस्ट्री है। ठीक है, अब वो जो प्लास्टिक की बॉटल आनी है वो दूर से आनी है, लेकिन पानी जो है तुम्हारा बगल में अवेलेबल है, पास में ही अवेलेबल है, और पानी तुम्हारे पास अवेलेबल है ही, सिंपल सी बात है, मार्केट में अवेलेबल है पानी। तो मार्केट में इंडस्ट्री खोल लो ना, बॉटल ले आओ, हल्की हल्की बॉटल है, हल्की बॉटल को ट्रांसपोर्ट कर लो और तुम्हारा पानी भर के उसे एक्सपो मार्केट में तुरंत भिजवा दो। नहीं तो फिर क्या करोगे, अगर दूर इंडस्ट्री लगी तो फिर पानी की बॉटल एक्सपोर्ट करोगे, तो वहां ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा रहेगा, वहां पानी की बॉटल जो भारी है उसको फिर ट्रांसपोर्ट करोगे मार्केट की तरफ, तो वहां खर्चा बढ़ेगा। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है ना बचाना है। लेबर की उन्होंने बात करी थी, लेबर में शिफ्ट फ्रॉम लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अगेन जहां पर इंडस्ट्री का कॉस्ट, मतलब जहां पर इंडस्ट्री सेटअप है वहां पर लेबर आ सकती है, और
वहां पर लेबर आ जाए जहां पे उनके उनके भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लीस्ट है। जैसे नॉर्थ इंडियन है, वो दिल्ली नोएडा साइड आ जाते हैं। बैंगलोर साइड जाने पर क्या होगा, उन्हें बैंगलोर साइड जाएंगे तो खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा लगेगा। तो ये उन्होंने लेबर के बारे में बोला। आगे बढ़ते हैं। की टर्म्स में, इसमें टर्म्स कौन से यूज होते हैं। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। लोकेशन रेंट, लोकेशन रेंट क्या होता है, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का को ट्रांसपोर्ट करने का जो खर्चा होता है, ठीक है, ध्यान रखो ने टर्म दिया ये लोकेशन रेंट। लोकेशन रेंट एक टर्म है जिसका मतलब क्या है, रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा हुआ उसको बोलते हैं लोकेशन रेंट। कि भाई इसका लोकेशन रेंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा है। और साइट रेंट, साइट रेंट क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग लैंड फॉर द इंडस्ट्री। मतलब जो लैंड खरीदा इंडस्ट्री के लिए वो साइट रेंट हो गया। लोकेशन रेंट क्या हो गया, लोकेशन रेंट ट्रांसपोर्टेशन का रेंट है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है तुम्हारे रॉ मटेरियल का। और साइट रेंट क्या है, साइट रेंट सिंपल सी बात है, जहां पर इंडस्ट्री बना रहे हैं उस जमीन का खर्चा है, उस जमीन का रेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिक रेवोल्यूशन एंड ट्रेंड्स। मॉडर्न इकोनॉमिक रेवोल्यूशन एंड ट्रेंड्स। तो देखो, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे मशीन्स वगैरह आ गई थी और कॉटेज इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी, इसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। वर्ल्ड वॉर 2 में रैपिडली इंडस्ट्री बनी थी, वर्ल्ड वॉर चला था तो अलग अलग मशीनें बनी थी, फैक्ट्री बन गई थी, क्योंकि उस टाइम प्रोडक्ट की बहुत जरूरत थी आर्मी को। हर देश के आर्मी को भाई प्रोडक्ट चाहिए थे, तो मशीनों पर प्रोडक्ट रैपिडली बनाए गए थे। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, कंज्यूमरिज्म बढ़ा था, मतलब लोग कंज्यूमर बन गए थे और बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगे थे चीजों को। फिर आया आईटी रेवोल्यूशन। आईटी रेवोल्यूशन में क्या हुआ, कंप्यूटर बना, तुम्हारा प्रोसेसिंग चिप्स बनी, इंटेल की प्रोसेसिंग चिप्स बनी। आईबीएम ने पहली बार चिप्स बनाई थी, प्रोसेसिंग की प्रोसेसर्स बनाए थे पहली बार। तो यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है, और माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी इंडस्ट्रीज अपने आप को स्थापित कर लेती हैं। आईबीएम नाम याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट नाम याद रखना। ठीक है, आईटी रेवोल्यूशन आ गया था। फिर इंडस्ट्री 4.0, ऐसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेजेस में आए हैं। ठीक है, पहले अलग लेवल का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, फिर मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। फिर चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया, जब भाई रोबोटिक्स आ गया। अभी जो क्या चल रहा है, अभी चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, जहाँ पे एआई आ चुका है। ठीक है, एआई और रोबोटिक्स आ चुके हैं मार्केट में बहुत अच्छे लेवल पे। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल का मतलब हम समझ गए थे कि हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पूरा मतलब चीज़ें बच जाएं। तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन इंडस्ट्रीज आ गई, जो फोकस करते हैं किस चीज़ पे, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ग्रीन इंडस्ट्री क्या करती थी, ये फोर्स करती है, रिन्यूएबल एनर्जी मैं तो बता चुका हूँ, इको फ्रेंडली मतलब जो एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली हो, ऐसी प्रैक्टिसेस को करते हैं जिससे कि ये पॉल्यूशन रिड्यूस हो, और जो हमारा डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जिससे कि हमारे हम भी इंजॉय कर लें और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इंजॉय कर ले। बस ये यूनिट 5 इसी के साथ खत्म हो जाती है। थैंक यू।